नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। आखिर इंडिया में किसी का टैक्स स्टेटस डिसाइड कैसे होता है। अक्सर लोगों के मन में, खासकर उनके जो विदेश में रहते हैं, ये सवाल आता है कि भाई हम इंडिया में काम तो नहीं करते, तो क्या फिर भी इंडियन टैक्स देना पड़ेगा? इस पूरी पहेली का जवाब ना बस एक चीज में छुपा है। और वो चीज आपकी सिटीजनशिप यानी नागरिकता या आप कहाँ पैदा हुए वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। टैक्स के मामले में सारा का सारा खेल उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके रेजिडेंशियल स्टेटस का है। यही है मास्टर की। तो इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 सिंपल सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले समझेंगे स्टेटस होता क्या है, फिर रेसिडेंट बनने के रूल्स, आरओआर और आरएनओआर के टाइप्स, किस इनकम पर टैक्स लगेगा, कंपनीज का क्या स्टेटस होगा, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1, टैक्स का स्टेटस, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। पहले इस क्लासिफिकेशन को ही समझ लेते हैं। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहला, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसे हम आगे आरओआर कहेंगे। दूसरा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यानी कि आरएनओआर। और तीसरा, नॉन रेजिडेंट यानी एनआर। हाँ, कंपनीज और फर्म्स के लिए मामला थोड़ा आसान है। उनके लिए सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, या तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रेजिडेंट बनने के सिंपल रूल्स। इसका फंडा बड़ा सिंपल है, दिन गिनो, स्टेटस जानो। सारा खेल इस बात का है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कोई इंडिया में कितने दिन रहा है। तो रेजिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशंस हैं और इनमें से बस कोई एक पूरी करनी है। सुनिए ध्यान से। कंडीशन 1, उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रुके हों, सिंपल। या फिर कंडीशन 2, उस साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों को मिलाकर टोटल 365 दिन। बस इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो स्टेटस हो गया रेजिडेंट, और अगर एक भी पूरी नहीं हुई तो आप सीधे नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसे जानना जरूरी है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो नौकरी के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर किसी शिप पर एज अ क्रू मेंबर जा रहा है, तो उनके लिए वो 60 दिन वाली कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती। उनके लिए सिर्फ एक ही रूल है, रेजिडेंट बनने के लिए उन्हें 182 दिन वाली शर्त ही पूरी करनी पड़ेगी। नो शॉर्टकट्स। ओके, सेक्शन 3, रेजिडेंट के भी 2 टाइप्स। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि कोई रेजिडेंट कैसे बनता है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रेजिडेंट बनने के बाद एक और क्लासिफिकेशन आती है, आरओआर वर्सेस आरएनओआर का चक्कर। तो अब सवाल यह है कि रेजिडेंट तो बन गए, पर ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली। और ये स्टेप इतना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इससे ही डिसाइड होगा कि आपकी ग्लोबल इनकम यानी विदेश की कमाई पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं। मतलब इसका सीधा कनेक्शन आपकी पॉकेट से है। नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी आरएनओआर बनने के लिए भी 2 कंडीशंस हैं, और यहां भी अगर कोई एक भी पूरी हो गई तो आप आरएनओआर बन जाते हैं। पहली कंडीशन, पिछले 10 सालों में से 9 साल आप नॉन रेजिडेंट रहे हों। या दूसरी कंडीशन, पिछले 7 सालों में आपका इंडिया में टोटल स्टे 729 दिन या उससे कम रहा हो। सिंपल सा रूल है, इन दोनों में से एक भी येस है तो आप आरएनओआर हैं, और अगर दोनों ही नो हैं तब आप बन जाते हैं आरओआर यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है क्रिकेटर ब्रेट ली का। मान लीजिए वो पिछले 10 साल से हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन के लिए इंडिया आते हैं, तो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए उनका स्टेटस क्या होगा, सोच के देखिए। ओके, तो चलिए ब्रेट ली का केस सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, क्या वो रेजिडेंट है? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर में 100 दिन रुके, जो 60 से ज्यादा है, और पिछले 4 साल में 400 दिन रुके, जो 365 से ज्यादा है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरा सवाल, आरओआर या आरएनओआर। इसके लिए हम उनका पिछले 7 साल का स्टे चेक करेंगे। 100 दिन हर साल, तो 7 साल में हुए 700 दिन। और आरएनओआर की कंडीशन क्या थी? 729 दिन से कम। तो 700 दिन 729 से कम है, मतलब कंडीशन पूरी हो गई। इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? ब्रेट ली इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यानी आरएनओआर। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कौन सी इनकम पर लगेगा टैक्स। यही है इस पूरी पजल का फाइनल आंसर। इतनी देर से हम जो आरओआर, आरएनओआर, एनआर कर रहे हैं, उसका असली मतलब अब समझ आएगा। तो आखिर आरओआर, आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट होने से फर्क क्या पड़ता है? मतलब
टैक्सेबिलिटी में क्या अंतर आता है? चलिए देखते हैं। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगा, ध्यान से देखिए। पहली चीज, इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई या इंडिया में कमाई गई, इस पर तीनों को टैक्स देना है, आरओआर, आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट, कोई नहीं बच सकता। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, ऐसा बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल होता है, इसकी इनकम पर आरओआर और आरएनओआर दोनों को टैक्स देना होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट को नहीं। और अब सबसे बड़ा गेम चेंजर, आखिरी रो, कोई भी और इनकम जो इंडिया के बाहर की हो, यानी ग्लोबल इनकम, इस पर सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्स देना पड़ता है, आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट को नहीं। देखा आपने, यही है सबसे बड़ा फर्क। आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, जबकि एनआर की सिर्फ इंडियन इनकम। अच्छा जी, सेक्शन 5 इंडिविजुअल्स की तो हमने काफी बात कर ली। अब एक झटके में ये भी देख लेते हैं कि कंपनीज और फर्म्स का क्या होगा। तो देखिए, फर्म्स या एओपीज के लिए रूल सिंपल है। अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी, आई रिपीट, थोड़ा सा भी इंडिया में है, तो वो फर्म रेजिडेंट मानी जाएगी। और कंपनीज के केस में वो रेजिडेंट तब होंगी जब या तो वो एक इंडियन कंपनी हो या फिर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी पीओएम इंडिया में हो। तो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट या पोएम है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो जगह है जहां से कंपनी के सबसे जरूरी की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस असल में लिए जाते हैं, मतलब जहां से कंपनी का असली दिमाग चलता है। चलिए, अब हम आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, सेक्शन 6, आपके लिए की टेकअवेज। इस पूरी डिस्कशन का निचोड़, यानी सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। तो सबसे पहली और जरूरी बात, टैक्स लायबिलिटी आपकी सिटीजनशिप पे नहीं बल्कि रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करती है। इंडिविजुअल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में बिताए गए दिनों की गिनती, द नंबर ऑफ डेज। तीसरी बात, आरओआर को अपनी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना होता है। चौथी, एनआर या नॉन रेजिडेंट को सिर्फ अपनी इंडियन इनकम पर टैक्स देना होता है। और पांचवां, आरएनओआर इन दोनों के बीच का स्टेटस है, जिसके अपने खास नियम हैं। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा ब्रेकडाउन। उम्मीद है अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब इस नई जानकारी के साथ हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि आपकी सारी टैक्स प्लानिंग इसी पर टिकी है।